हाय गाइस, कैसे हम लोग। लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था वर्क के बारे में। ठीक है, आई होप कि आपने नोट्स भी बना लिया होगा और अच्छे से तैयार भी कर लिया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन भी नहीं आया तो मतलब आपको सब समझ में आ गया होगा। चलिए आज हम बात करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट केसेस में वर्क डन जो होता है वो कितना होता है, उसको कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे और कुछ केसेस ऐसे होते हैं तो उसमें देखते हैं। चलिए पहला हम लोग बात करते हैं एक सर्कुलर मोशन में। कोई ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उस पर वर्क डन कितना होता है। जैसे देखिए एक सर्कुलर पाथ है ये, ठीक है। तो एक चीज और, इसको हम लोग डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज और बता देता हूं आपको कि जो हमने पढ़ा था कि वर्क के पास डायरेक्शन नहीं होता है बट इसके पास साइन होता है। मतलब ये पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। तो पॉजिटिव वर्क कब होगा और निगेटिव वर्क कब होगा। देखो सिंपल सी चीज है, अगर वर्क तुम्हें करना पड़े तो पॉजिटिव, और वर्क अगर तुमको मिलता है तो निगेटिव। ठीक है, लेकिन अगर मान लो वर्क तुम ही कर रहे हो तब भी क्या वर्क निगेटिव हो सकता है? आंसर है यस। तो वर्क निगेटिव कब होगा? वर्क निगेटिव तब होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो। बात समझ में आई? जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तब आपका वर्क डन जो होगा वो निगेटिव होगा, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वर्क पॉजिटिव होता है। ठीक है, जैसे अब देखते हैं कि हम एक धागा लेते हैं, एक थ्रेड में हमने एक पत्थर को, एक स्टोन को हमने बांध लिया और उसको नचाना शुरू किया। तो भाई सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू उस पर कितना वर्क किया जाता है। तो देखें अगर हम, तो हमने बताया था कि किसी भी पॉइंट पर अगर हम फोर्स का जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखें तो वो क्या होता है, ये इसके टेंजेंशियल के डायरेक्शन में होता है। ऐसे जैसे आप फोर्स लगा रहे हो, जैसे ये इस पर ऐसे मूव कर रहा है तो अभी इसका डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में शो कर रहा है? इस डायरेक्शन में। लेकिन फोर्स किस डायरेक्शन में शो करेगा? इस डायरेक्शन में। ये कौन सा फोर्स है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि cos 90 की वैल्यू, cos 90 इजकल टू कितना होता है? 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो अब अगर हम यहां देखें तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री है, क्योंकि हमने मैथमेटिक्स के सर्कल चैप्टर में पढ़ा है द एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस इज ऑलवेज 0, सॉरी 90 डिग्री। तो यहां पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, और इस 90 डिग्री की वजह से cos 90 की वैल्यू जो 0 होती है, तो हमारा फार्मूला जो आता है W इजकल टू एफ डी कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू 90 है तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। और हम जानते हैं किसी भी नंबर से, कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सब क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ओके, तो इसलिए किसी भी सर्कुलर पाथ पर जो वर्क डन होता है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स वो कितना होता है? हमेशा 0 होता है। ओके, और भी कुछ इसमें देखते हैं। जैसे एक कुली, ठीक है, कुली के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं। तो कुली में पूछा जाता है यहाँ कि कुली के थ्रू वर्क डन कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों को। कुछ कहते हैं कि हाँ 0 होगा, कुछ कहते हैं वर्क होगा। ठीक है, तो कंफ्यूजन क्या होती है ये देखते हैं। जैसे एक आदमी जो कि, जैसे कि कुली, ठीक है, ये है आपका कुली मान लीजिए, और इस कुली ने आपके बैग को ऐसे उठा के रखा है, ठीक, और ये प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, ये ऐसे। तो जब आप बैग पकड़ के खड़े हैं या कुली बैग पकड़ के खड़ा है एक ही जगह पर, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वर्क डन कितना हो गया? 0 हो गया, जाहिर सी बात है। ठीक है, यहां पर
जब ये चलना शुरू करता है, मान लीजिए आपका सामान यहां से यहां लेकर आ जाता है ये, ठीक है, तो क्या कुली ने वर्क किया? तो आंसर है यस। कुछ लोग इसको कहते हैं नो, जीरो। कैसे बताते हैं जीरो? कहते हैं फोर्स इसने ऊपर की ओर लगाया, ऐसे ऊपर की ओर, बाइक को उठाने में हम फोर्स ऊपर की ओर लगाते हैं ना, तो बाइक को उठाने में इसने ऊपर की ओर फोर्स लगाया और बाइक को ला करके यहां रखता है और दोनों के बीच एंगल कितना बन जाता है? 90 डिग्री, और इसलिए ये जीरो हो जाता है। बट एक्चुअल में जब ये चलता है तो चलने के लिए इसको फोर्स जो लगाना पड़ता है वो फ्रिक्शन के अपोजिट लगाना पड़ता है, ठीक है। यहां पर जब ये चलेगा, जैसे ये कुली है ये, तो वो चलेगा तो ऐसे ही तो चलेगा, आगे ऐसे चलता जाएगा, ठीक। तो जब ये ऐसे चल रहा है यहां पे, तो आप जानते हैं कि जब आप चलते हैं तो आपके पैर और अर्थ ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं, और आपके पैर और अर्थ के बीच में आपके मोशन को अपोज करने के लिए एक फोर्स लगता है यहां पर, जिसका नाम होता है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो अर्थ आपको पैर पर अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगाती है, ठीक है, जिसका नाम हमने क्या रखा? फ्रिक्शन फोर्स। तो जब ये चलता है तो ये फ्रिक्शन फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। जो कुली को वर्क करना पड़ा वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट करना पड़ा, इसलिए जब कुली आपका सामान लेकर यहां तक जाता है तो इस सिचुएशन में उसने फ्रिक्शन के अपोजिट वर्क किया, इसलिए आपका वर्क डन होता है। लेकिन अगर हम ग्रेविटी के रेस्पेक्ट में देखें तो वर्क डन जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तब वो क्या होगा? 90 डिग्री बना लेगा, ठीक। अच्छा, अब जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को लिया और मैं इसको ऐसे उठाता जाता हूं, ऐसे यहां उठाकर लाया। अब बताओ वर्क डन पॉजिटिव होगा या निगेटिव? तो यहां पर एक बात समझिए कि जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्क डन पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो आप इस बात पे गौर कीजिए कि वर्क किया किसने है। जब भी आपसे कोई पूछता है कि बताइए वर्क डन पॉजिटिव है या निगेटिव, तो आप उससे दूसरा सवाल पूछेंगे कि किसका वर्क आप पूछ रहे हैं। जैसे मैं यहां पर जब इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां लेकर आता हूं तो यहां दो लोगों ने वर्क किया है। जैसे इस ऑब्जेक्ट पर वर्क हुआ है, एक वर्क मैंने किया है और एक ग्रेविटी के थ्रू। तो ग्रेविटी इसको कहां खींचना चाहती है? नीचे की ओर, लेकिन ये यहां से यहां पहुंच गया, तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे की ओर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर हो रहा है, तो वर्क डन निगेटिव होगा ग्रेविटी की वजह से। लेकिन अगर मेरी बात की जाए कि मैंने इस पर फोर्स ऊपर की ओर लगाया, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की ओर हुआ, तो मेरे थ्रू जो वर्क होगा वो कैसा होगा? वो पॉजिटिव होगा। तो वर्क पॉजिटिव है या निगेटिव, इसको समझने के लिए हमें यह समझना है कि वर्क किसके थ्रू किया जा रहा है, और जो जिसके थ्रू वर्क फाइंड किया जा रहा है उसके फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन कैसा है, हमें ये पकड़ना होगा, ठीक है। तो ये चीजें थी आपको जो मैंने आपको बता दिया है, जिसमें कभी अक्सर कंफ्यूजन होती है। जैसे मान लीजिए एक आदमी रस्सी पकड़ के नीचे उतर रहा है, मान लीजिए किसी बिल्डिंग से या हेलीकॉप्टर से या पेड़ से रस्सी पकड़ के वो नीचे उतर रहा है। तो जब मान लीजिए कि ये आपका पेड़ का डाल था और इस डाल से ये रस्सी बंधी हुई है और यह आदमी जो है, ठीक है, ये दोनों हाथों से इस रस्सी को पकड़ के नीचे उतर रहा है। तो यहां पर अगर यह बंदा नीचे उतरेगा तो यह फोर्स ऊपर की ओर लगाएगा, क्योंकि अर्थ तो इसको नीचे खींच ही रही है, तो यह रस्सी को पकड़ के ऊपर पकड़ता है ताकि ये नीचे ना गिरे। तो इसके फोर्स का जो इंटेंशन होता है वो ऊपर की ओर होता है। फिर से, एक रस्सी के थ्रू नीचे उतरते हुए आदमी का जो फोर्स होता है वो ऊपर की ओर होता है, क्योंकि वो ग्रेविटी को बैलेंस करना चाहता है। ग्रेविटी उसको क्या कर रही है? नीचे खींच रही है, तो वो कहीं गिर ना जाए अचानक से जमीन पर, इसलिए वो ऊपर की ओर फोर्स लगाता है उस रस्सी को पकड़ के। तो यहां पर जब ये उतरेगा नीचे की ओर, तब इस मैन के थ्रू जो वर्क डन होगा, ठीक है, वो
निगेटिव होगा, लेकिन अर्थ के थ्रू यानी ग्रेविटी के थ्रू जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की ओर है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर हो रहा है। लेकिन अगर हम इस मैन के रेस्पेक्ट में देखें तो यहां पर ये मैन ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की ओर हो रहा है, इसलिए इसके थ्रू वर्क डन जो होगा इस सिचुएशन में वो कैसा होगा, वो निगेटिव होगा। अच्छा, किसी ग्रेविटी के थ्रू जो वर्क डन होता है उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं? तो देखिए, इसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको उसी को पकड़ना है। भाई, वर्क निकालने का जो बेसिक फार्मूला है हमारा वो क्या है, F इंटू डी। ठीक है, जब आप वर्टिकल यानी कि आप अपने अर्थ के परपेंडिकुलर वर्क करते हैं, यानी ऊपर जाएं या नीचे आए, तो क्या होता है, तो आप जानते हो जब हम अर्थ पर पैरेलल चलते हैं तो हम कहते हैं हम इतना दूर चले गए। और अगर मान लीजिए कोई चीज आपने ऊपर फेंका तो कहते हो देखो कितना ऊंचा चला गया। ठीक है, यानी जो डिस्टेंस था अब उसको हम किस नाम से जानते हैं, हाइट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, हाइट के नाम से जानते हैं। तो हमारा डी जो होता है वो चेंज हो जाता है हाइट में। और रही बात फोर्स की, तो फोर्स कितना लगता है, तो जब हम किसी चीज को ऊपर वर्टिकली थ्रो करते हैं या ड्रॉप करते हैं तो उस पर फोर्स कौन लगाता है, अर्थ लगाती है। तो हम जानते हैं न्यूटन के फार्मूले से F इक्वल टू कितना होता है, mg। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो F है वो किसमें टेंड्स कर जाएगा, mg में। तो ग्रेविटी के थ्रू जो वर्क होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वो कितना हो जाता है, W इक्वल टू mg h। कितना हो जाएगा, mg h। ठीक है, ये चीज हो गया आपका। और मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था कि आप एक जूल वर्क को डिफाइन करेंगे। तो जो आपको वर्क का डिफिनीशन मतलब एक जूल का डिफिनीशन लिखने के लिए दिया था वो आई होप कि आपने कर लिया होगा, क्योंकि किसी का कोई मैसेज नहीं आया था मेरे पास कि हाँ किसी का कोई मैसेज आया हो कि सर नहीं बना। फिलहाल मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूं कि हम 1 जूल का डिफिनीशन कैसे लिखेंगे। तो यहां पर अब हम देखें तो क्या होता है कि जब हम वर्क इक्वल टू F इंटू डी होता है। ठीक है, हमने इसकी यूनिट जो लिखी थी, यूनिट लिखा मैंने, वर्क का यूनिट क्या बताया, जूल। और ये जूल किससे बना, इसी से। तो F फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो जूल की यूनिट क्या, जूल किससे बना, न्यूटन मीटर। और मुझे क्या चाहिए, 1 जूल। मुझे क्या चाहिए, 1 जूल। ठीक है, तो 1 जूल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए W इक्वल टू, ठीक है, F इंटू डी के फार्मूले से अगर हम मान लें F इक्वल टू 1 न्यूटन और D इक्वल टू 1 मीटर, तो ये वैल्यू यहां जरा पुट करो। तो अगर हम यहां पुट करें तो W इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। तो नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई होगा और यूनिट का यूनिट से। तो 1 1 जा 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, और न्यूटन मीटर को हम क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो ये हो गया W इक्वल टू 1 जूल। ठीक है, तो W 1 जूल कब आया, when you applied a force of 1 Newton and body is displaced 1 meter, then we can say that the work done is 1 joule। हमें रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना है हमें यहाँ पे। तो हमने कॉन्सेप्ट को जब देखा तो देखो W तो मुझे मिल गया 1 जूल, लेकिन ये W कब मिला, ये देखो लगा है इफ, यहाँ क्या लगा है, इफ लगा है। F इक्वल टू 1 न्यूटन और D इक्वल टू 1 मीटर, यानी फोर्स कितना हो 1 न्यूटन का और डिस्प्लेसमेंट कितना हो 1 मीटर का। यानी जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें और ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे,